नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे मंडल 2.0 की। जी हाँ, इसकी सियासत की आज हम बात करेंगे। जाति जनगणना की आड़ में सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बहाना पिछड़ों का उत्थान है, उनके लिए सार्थक नीतियां बनाना है, लेकिन असल में मुद्दा वोट बैंक का है। जाति जनगणना को लेकर बिहार के तमाम दल साथ में आ गए। आज सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की और जाति जनगणना की मांग की। नीतीश को उम्मीद है कि मोदी कुछ करेंगे, लेकिन सरकार संसद में बयान दे चुकी है कि वो जाति जनगणना नहीं करवाएगी। वैसे अब बीजेपी में कुछ नेता जाति जनगणना का समर्थन करने लगे हैं। सियासत के लिहाज से देखें तो जाति जनगणना का सबसे ज्यादा फायदा क्षेत्रीय दलों को ही है, लेकिन बात वोट बैंक की हो तो बीजेपी भी इसका फायदा उठाने में नहीं चूकेगी। अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार गहन मंथन के बाद ही बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि एक वर्ग की नाराजगी झेलने का भी डर है। बहरहाल माना जा रहा है कि अगर जाति जनगणना होती है तो मंडल 2.0 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जातीय जनगणना पर हो रही सियासत और इसके फायदे नुकसान का आज विश्लेषण करने का प्रयास होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में पिछड़ों की राजनीति पर फिर से गर्माहट तेज हो गई है। देश में एक बार फिर मंडल कमंडल का दौर आने वाला है। जाति की गठजोड़ मजबूत करने के लिए हर सियासी पार्टी जुगत भिड़ाने में जुटी है। मंडल कमीशन ने विश्वनाथ प्रताप को सियासत का सितारा बना दिया था। अब मंडल कमीशन पार्ट 2 लाने की तैयारी हो रही है। पहले ओबीसी आरक्षण, अब जातीय जनगणना इसी सियासत का नतीजा है। भले ही इससे समाज का ज्यादा भला ना हो, लेकिन सियासी दलों की दुकान जरूर चलती रहेगी। इस बार जाति जनगणना की सियासत बिहार से शुरू हुई और इसे अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली दरबार में दबाव बनाया जा रहा है। पिछड़ों को बड़ी सौगात देने वाले पीएम मोदी से उम्मीद है कि अब जातीय जनगणना कराकर पिछड़ों को उसका हक दिलाएंगे। पीएम मोदी ने नीट में ओबीसी आरक्षण देने और ओबीसी की लिस्ट में किसी जाति को जोड़ने का राज्यों को अधिकार देकर बड़ा दांव चला। अब पीएम मोदी से जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के 10 दलों के 11 बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी बात को खारिज नहीं किया। उम्मीद है कि पीएम हमारी मांग पर गौर जरूर करेंगे। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। बिहार की सियासत में एक दूसरे पर बयानों के बांध छोड़ने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश के साथ दिखे। तेजस्वी ने जातीय जनगणना के फायदे गिनवाए और कहा ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी जल्द ही कोई फैसला लेंगे। केवल ये बिहार के लिए नहीं है। अभी ये मानना कैसे है जब हम लोग आकर के कह रहे केवल बिहार के लिए नहीं। आपको एक बात, और ये डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जाति जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। अब ये कब तक हुआ का बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना है, बहुत इंटरेस्ट लिया है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि जल्दी ही कोई निर्णय होगा। भारत में किस जाति की आबादी कितनी है, इसको लेकर जातीय जनगणना की मांग काफी पहले से उठती रही है। अब सबसे ज्यादा मोर्चाबंदी बिहार में हो रही है। जातीय जनगणना की मांग करने वालों का तर्क है कि जातीय जनगणना के आंकड़े विकास कार्यक्रम बनाने के लिए जरूरी हैं। सरकारी नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा की वास्तविक जानकारी मिलेगी। SC/ST की गणना तो बाकियों की क्यों नहीं। वहीं जातीय जनगणना के विपक्ष में भी तर्क, मसलन देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, परिवार नियोजन के प्रयासों पर विपरीत असर होगा। SC/ST की जनगणना चुनावी आरक्षण के लिए जरूरी है। देश में पहली बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। वीपी सिंह सरकार ने जिस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसने 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की आबादी 52% मानी थी। लगभग हर जनगणना से पहले इस तरह की मांग उठती रही है।
ये मांग अक्सर उन नेताओं की ओर से उठाई जाती है जो ओबीसी के होते हैं। बिहार के नेताओं के अलावा महाराष्ट्र भाजपा नेता पंकज मुंडे ने भी इस तरह की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार संसद में इस तरह की जनगणना से इंकार कर चुकी। दरअसल मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ी, खासकर बिहार और यूपी में। आरजेडी और जेडीयू ने बिहार में और सपा ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बल पर अपनी सियासी जमीन मजबूत की। पिछले कुछ चुनावों से ओबीसी वोटरों में बीजेपी ने भी अपनी पैठ जमा ली, लेकिन इनके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च जातियों के बीच है। माना जा रहा है कि अगर जातिगत गणना हुई तो क्षेत्रीय दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। इससे मंडल 2 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बीजेपी को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को भी संजीवनी मिल सकती है। बहरहाल अब जातीय जनगणना की गेंद पीएम मोदी के पाले में है। पिछड़ों की सियासत करने वालों ने सियासी हवा तेज कर दी है। हवा का रुख किस तरफ जाता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो इस मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राम सागर सिंह भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ अर्जुन देश प्रेमी जुड़ रहे हैं जेडीयू से, मेरे साथ अख्तरुल इस्लाम शहीन साहब हैं आरजेडी से, साथ ही साथ राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, वो मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अर्जुन जी आप ही से। अर्जुन जी, जाति जनगणना की मांग को लेकर जेडीयू समेत 11 पार्टियों का प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, सर क्या इशारा करता है? ये मुलाकात क्या कहती है? नहीं, ये मुलाकात तो साफ संकेत है कि हर कोई चाहता है, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इंक्लूडिंग बीजेपी, वो सबकी इच्छा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और ये जातीय जनगणना के साथ साथ इसमें जो शैक्षणिक मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है, विकास से जुड़े हुए बहुत सारे मानक, बहुत सारे तथ्य इसमें आंकड़े आएंगे। उन आंकड़ों के आधार पे हमने पहले भी कहा है कि हमें नीतियों को बनाने में मदद मिलेगी। जो बहुत पीछे छूट गए हैं, जिनके बारे में सही आंकड़े नहीं हैं, उन लोगों के विकास में मदद मिलेगी। और देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हर कोई एक मत है। विरोध में मुझे नहीं लगता कि कोई है। खुद बीजेपी के लोग भी साथ में थे और दो बार जो पीछे प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें भी लोग थे। अभी आपके उसमें मैं सुन रहा था, गोपीनाथ मुंडे जी ने भी इसका समर्थन किया था। यूपी में भी जो पार्टियां हैं वो भी समर्थन कर रही हैं। देश में कर्नाटका में भी इस तरह से कोशिश की गई। खुद जो पीछे सरकार थी उसने भी एक तरह से जनगणना, जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विरोध बहुत हो रहा है, हर कोई चाहता है। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि साहब इससे तो सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगा, इससे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो पता चलती हैं और वो अच्छे के लिए होती हैं। जैसे हमें पता है कि पारसियों की संख्या बहुत कम है, मुस्लिम की संख्या कितनी है, ईसाई कितने हैं, हिंदू कितने हैं। उसी तरह से हमें पता है कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं। और मानिए या ना मानिए, जाति तो एक सच्चाई है और हम सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे। और 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई, तब से बहुत बदलाव आ चुका है। तो उन बदलावों को तो हमें देखना पड़ेगा ना। हम पुराने आंकड़ों पे, जैसे हर 10 साल में जनगणना होती है, तो उस तरह से हर 10 साल में चीजें पता चलनी चाहिए। 1931 के आधार पे हम क्या क्या करते रहेंगे। इसलिए सब लोगों ने एक राय रखी है, सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना के आए। खुद प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, उन्होंने ध्यान से बात सुनी, उन्होंने नकारा नहीं। तो इन सब बातों के आधार पे तो मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि सब लोग चाहते हैं और ये होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्जुन जी, एक सवाल। अर्जुन जी, प्रधानमंत्री ने नकारा नहीं आप कह रहे, लेकिन उन्होंने हाँ भी तो नहीं कही। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने नकारा नहीं। देखिए, ये तो आप जो कह रहे हैं वही है कि ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है। हम तो सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, उन्होंने सिर्फ सुना, आपको सिर्फ सुना। सर, सुनना भी तो एक बड़ी बात है ना। हाँ, कुछ कहा नहीं ना सर, तभी तो बात समझ में आगे आती है कि जो बीजेपी मॉनसून सेशन में ये कह चुकी है कि देखिए हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, वो अब इसमें इंटरेस्टेड है, वो तभी तो समझ में आता है जब सुनने के बाद कुछ कहा भी जाता। सिर्फ सुना गया ना, कहा कुछ नहीं गया।
देखिए, प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तुरंत, क्या आप चाहते हैं कि 1 सेकंड के भीतर वो फैसला ले लें? आप 1 लोग तो मिनट के यही भीतर चाहते या हैं 1 पर दिन में? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ-साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी, उन्होंने मना नहीं किया, अब उनको फैसला लेना है। तो प्रधानमंत्री जी को हम समय तो देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे नहीं जी अभी तुरंत फैसला करिए। प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी चीजों पे सोचना होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स को भी देखेंगे, उसमें उनकी भी राय आएगी, वो भी और लोगों से भी इस पे बात करेंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कम से कम मुलाकात तो ठीक की, है, तो बात चलिए तो आप की। इसमें ही खुश हैं कि मुलाकात हो गई और हमको सुन लिया गया। ठीक है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, असल में जिस तरह से अर्जुन दिनेश में भी समझा रहे हैं कि देखिए एक ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा मुद्दा है जिसपे किसी की असहमति नहीं है, सब तैयार है और ये सामाजिक समरसता के हिसाब से होना भी चाहिए। अगर ये इतना ही सरल प्रस्ताव है जिसपे मंजूरी लगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो परेशानी कहां पे आ रही है? फिर जनगणना क्यों नहीं हो पा रही है? इतने सालों से मामला क्यों अटका हुआ है? नहीं, देखिए, पहले इस कारण से जनगणना पर सहमति नहीं बन रही हो, जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद जब यूपीए की सरकार, यूपीए 2 की सरकार थी, जब लालू प्रसाद जी भी उसमें शामिल थे, मुलायम सिंह भी थे, शरद यादव जी लोग थे, इन लोगों ने मजबूती से इस बात को उठाया और कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात को माना, मतलब केंद्र की सरकार ने माना और यह निर्णय लिया कि हम जातिगत जनगणना 2011 में कराएंगे। और 2011 में जातीय और आधारित जनगणना हुआ, लेकिन वह सार्वजनिक होने से पहले केंद्र में एनडीए की सरकार आ गई और फिर बाद में उसने कहा कि डाटा मेरा करप्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जातिगत जनगणना कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कि 2011 में जो जनगणना कराई गई है उसी को सार्वजनिक कर दिया जाए। मेरा सिर्फ एक बार जातिगत जनगणना सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस तरह बॉडी स्कैन करते हैं आप, तो तमाम तरह की जो भी कमियां खामियां बॉडी के जिस पार्ट में वो सामने आती है और डॉक्टर जिस हिसाब से उसका इलाज करते हैं, उसी तरह एक बार पूरी तरह से आ जानी चाहिए कि देश में किन जातियों का क्या हालत है, क्या उसकी आर्थिक हालत है, उसके लिए देश में एक नीति बनाया जा सकती है। और आपको राष्ट्रीय जनता दल सबसे आगे बढ़ के बिहार के तमाम विपक्ष के विधायकों की बैठक किया, तमाम दल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम किया, मुख्यमंत्री जी से यह बात हुई कि भाई प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। तमाम तरह का जो इनिशिएट होता है वह राष्ट्रीय जनता दल ने पहले भी लिया था और आज भी लेने का काम कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार पहला राज्य होगा जिसने तमाम दल के लोग मिलजुल करके इस बात को केंद्र तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो अख्तरुल साहब, तो फिर इसका मतलब आपके सामने तो दो जंग हैं। एक तो आपको जिस प्रस्ताव पे सबके साथ मिलके आगे चल रहे हैं ये तो है ही, लेकिन आपको ये भी दिखाना है कि आप जेडीयू से इस मसले पर आरजेडी बहुत आगे है और इनिशिएटिव लेने वाली असल में आरजेडी ही है। सर ये भी समझाना पड़ेगा इसका मतलब, तो जंग दोहरी है आपके लिए। नहीं, देखिए, केंद्र के जो सरकार थी, बिहार में जो सरकार थी, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन जब 2021 में जनगणना की बात आई तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से बढ़ करके नहीं बोला कि नेता प्रतिपक्ष ने बैठक बुलाया, तमाम विपक्ष के विधायकों का, तमाम विपक्ष के नेताओं का, और फिर मुख्यमंत्री जी से मिला और यह कहा कि आपने विधानसभा में पास किया है, इसीलिए आपका दायित्व बनता है, आपके लीडरशिप में हम लोग चलने को तैयार है, प्रधानमंत्री जी समय दीजिए। प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे पा रहे थे, इस पर हमारे नेता ने इस पर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आवाज भी उठाया कि भाई प्रधानमंत्री जी कई यहाँ के स्थानीय मंत्री से मिल रहे हैं, विधान परिषद के चेयरमैन से मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को समय नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार हम राष्ट्रीय जनता दल इसको मजबूती से उठाना चाहते हैं। अब देखिए, जनता दल यू भी तमाम लोग बिहार में साथ हैं, इसलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम तमाम लोग को धन्यवाद देंगे कि जो हमारा एजेंडा है इस पर तमाम लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन मजबूती से आने की आवश्यकता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे काम करती है और उनके जो भी पार्टनर हैं उस बेबाकी के साथ सामने नहीं आ पाते हैं, चलिए नीतीश जी, तेजस्वी जी के कहने पर, इनके आग्रह करने पर ही सामने आए हैं। चलिए, तो आपको ये ताजपोशी भी असल में तेजस्वी यादव की ही कर रही है कि इस मसले पे आरजेडी की कोशिश की वजह से ही जेडीयू भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन अख्तरुल साहब, जिस तरह से गदगद है जेडीयू की, प्रधानमंत्री ने समय दे दिया, हमको सुन लिया, ना नहीं कही तो हाँ भी नहीं कही, वो इसी में काफी इत्मीनान में दिखे अर्जुन जी की बातों से। तो सर आरजेडी का रुख भी यही है? आरजेडी भी आज सुकून में इस बात को लेके ये चाहती है कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत ही गंभीरता के साथ ये राष्ट्रीय जनता दल की मांग है।
लगातार शुरू से जब यूपीए की सरकार थी तब से हमारे नेता लालू प्रसाद जी और तमाम लोग उठा रहे थे और अभी भी उस मजबूती के साथ उठा रहे हैं। हम लोग का स्पष्ट रूप से मानना है कि भाई पूरी तरह जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, एक बार, केवल एक बार होनी चाहिए, ताकि तमाम खाका सामने आ जाए। कौन जाति बिरादरी के लोग, देखिए हमारे देश में क्या है, मल्लाह कौन है जो मछली मारने, जाति का नाम किस आधार पे आपने रखा है, काम के आधार पे रखा है। मछली मारने वाले को मल्लाह कहते हैं, लोहा के काम करने वाले को लोहार कहते हैं, हजामत करने वाले को आप हजाम कहते हैं। जाति के आधार पर हमारे देश में जाति का आपने नाम रखा है, उसी से पहचान है। आखिर 50 साल 100 साल के बाद उन जातियों का क्या हाल है, अब वो कौन सा काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, देश में जो गरीब हाल में है वो कौन लोग हैं इस देश में। इसलिए देश के सामने एक पिक्चर सामने आना चाहिए ताकि देश की रणनीति बन सके, एक नीति बन सके, उनके उत्थान के लिए उनका उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा। ठीक है, रामसागर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो रामसागर जी, आखिर सरकार जाति जनगणना से इतना भागती क्यों है, क्यों नहीं करवाती, परहेज क्यों है इस जनगणना से आपको? रामसागर जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। रामसागर जी, मैं आऊंगा आपके पास। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है। राहुल जी, पहले भी हम कई शोज में इस तरह की चर्चा कर चुके हैं जातिगत जनगणना को लेकर, लेकिन आज जो मुलाकात हुई उस परिप्रेक्ष्य में इस मुलाकात को आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, मुलाकात जिस तरह से प्रधानमंत्री ने समय दिया है और अभी ओबीसी को लेकर संविधान संशोधन एक तरह से दोनों सदनों में उन्होंने पारित कराया। जब हम लोगों ने देखा घनश्याम जी की सदन की कार्रवाई बिल्कुल ही जो उसमें कोई कामकाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन लाया गया तो सभी पार्टियां एकजुट हो गई। तो बीजेपी कहीं न कहीं कुछ इस मसले पे आंतरिक तौर पर मंथन चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो अधिकृत स्टैंड रहा है, या फिर 20 जुलाई को जिस तरह से संसद में जवाब दिया नित्यानंद राय जी की तरफ से, जो लिखित जवाब आया कि नहीं उसमें ओबीसी गणना नहीं होगी, SC ST की ही गणना होगी, लेकिन वहां की जो राजनीति अब जिस दिशा में चल रही है वो मंडल 2 की तरफ से चलती हुई राजनीति लग रही है। और अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो ओबीसी वोट बैंक उन्होंने काफी मजबूती से, जिन्होंने 2019 के चुनाव तक उनको वोट किया था, उनकी अपेक्षाएं कुछ और है। क्योंकि मोदी जी लगातार जहां पर भी हम लोग देखते थे चुनाव प्रचार में, उनको एक ओबीसी नेता के रूप में भी प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जाता था। तो इस बीच में अब हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है कि 2021 का जनगणना जो है उसमें एक तरह से जातिगत जनगणना शामिल हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब आप जाति के आधार पे, आप जातिगत आधार पे आप आरक्षण दे रहे हैं, आखिर उसकी जो आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें क्रीमी लेयर के तमाम प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस के बाद, तो क्या कौन लोग उस जाति को आखिर इतने साल के आरक्षण से क्या लाभ मिला, नहीं मिला, कौन और शामिल होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी मामला कोर्ट में भी जाता है, कोर्ट भी कहती है कि हमें डेटा चाहिए और डेटा से संबंधित मामले चाहिए हमें, जिससे हम समझ सकें कि उन वर्गों को कितनी जरूरत है आरक्षण की और कितनी नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जो कि बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल गया और उन लोगों ने वो मांग नहीं किया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 2011 में घनश्याम जी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक हुआ था 2011 में, और उसके रिपोर्ट जो है कि उसमें जाति को छोड़ के, तो उसके ऊपर उसमें केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपया खर्च भी किया था। यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं आपके, इन लोगों ने उसमें केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया था और वो सेंसस हुआ था 2016 में। उस सेंसस के सभी रिपोर्ट प्रकाशित हो गए थे, लेकिन जाति से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुए थे। और शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घनश्याम जी उसमें काफी ज्यादा एक तरह से मेहनत किया था जी। तो इन लोगों को ये भी डिमांड करना चाहिए कि नहीं, जो 2011 के सेंसस में जाति से संबंधित जो आंकड़े थे तो उसको भी सरकार रिलीज करे, और 2021 में भी जो है कि जो जनगणना हो वो विस्तृत तौर पे हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि देखिए, आप 1931 से आधार वर्ष लेके कब तक चलेंगे, तो 1931 के बाद हम लोग अब 90 साल में आगे जा चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हमें लग रहा है कि बीजेपी अब इस मामले से अपना स्टैंड शायद बदलने वाली है। अच्छा। और वो ओबीसी वोट बैंक के सीधे सीधे पैनी नजर उन्होंने रखा हुआ है। देखिए, अभी तक तो ऐसा दिख रहा है घनश्याम जी के साथ बिहार बीजेपी अलग सोच रही है इसके ऊपर, और जो केंद्रीय बीजेपी है वो अलग सोच रही है। बिहार बीजेपी के सारे लोग इस जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय बीजेपी का जो स्टैंड हम लोगों को दिख रहा है अभी वर्तमान में, जब से सत्ता में, हालांकि विपक्ष में जब थे
मोदी से जेडीयू समेत कई दलों ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हालांकि जेडीयू बहुत आशान्वित है कि किसी तरह से कोई ना कोई हल जरूर बहुत जल्द निकलता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी से रामसागर सिंह मेरे साथ हैं। रामसागर जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे यही समझने की कोशिश कर रहा था कि सरकारें इतना घबराती क्यों हैं जातीय जनगणना को लेकर। किसी तरह की पहल सरकारों की तरफ से क्यों नहीं होती, चाहे आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। किस तरह की दिक्कत है असल में? नहीं, हमारे सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने जितना काम दलितों पिछड़ों के लिए किया है, आज तक की सरकार नहीं काम की है। हमने अभी आप देखे होंगे कि नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन देने का हमारी सरकार ने काम किया, आज तक नहीं हो पाया था दूसरे की सरकार में। पीछे की भी सरकार अगर करना रहता तो अभी आरजेडी के नेता जो कह रहे थे लालू जी प्रधानमंत्री बना रहे थे, लेकिन 3 साल में ये कार्रवाई नहीं करवा पाए, नहीं लागू करवा पाए। इनको भी मौका मिला है और पीछे की सरकारों को भी मौका मिला है, कांग्रेस की सरकारों को भी मिला है। लेकिन अब जब पिछड़ा से अत्यंत पिछड़ा प्रधानमंत्री बने हैं, दलित राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति पिछड़ा बने हैं, तो हमारा बड़ा साफ है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में विश्वास कर करके जितनी योजनाएं आप देखे होंगे कि सारी योजनाएं ये जाति आधारित नहीं है, ये धर्म आधारित नहीं है, सबका काम हम लोग कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि 11 के ही जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर ही जो अभी 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का जो सुविधा मिल रहा है वो उसी के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोहिणी आयोग का भी गठन किया है। आप जब देखेंगे 77 के बाद से ही बीपी मंडल का आयोग का गठन भी हुआ था, उस समय भी हमारी पार्टी सरकार में थी। अच्छा, देसाई सरकार में। अच्छा, तो ना रामसागर जी, पिछड़ों का इतना दर्द है, रामसागर जी पिछड़ों का इतना दर्द है, तो मॉनसून सेशन में सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे? जातीय जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? फिर आपने जो भी 27% रिजर्वेशन कर दिया नीट में, वो एक अलग बात है। 10% सवर्णों को भी आपने दे दिया, वो बात समझ आ गई। वो चीजें तो आपको फायदा पहुंचाती है ना। जातीय जनगणना में क्या दिक्कत है सर? इसको भी शुरू करवा दीजिए। आप जब गौर करेंगे तो नित्यानंद राय जी ने जो कहा, जो मंत्री थे, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। ये नहीं कहा कि हम नहीं करवाएंगे, उन्होंने ये कहा कि अभी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज मिले हैं लोगों से। प्रधानमंत्री जी दलितों पिछड़ों सबका बहुत खास ख्याल रखते हैं और प्रधानमंत्री देश हित में जो निर्णय होगा वो अवश्य लेंगे। और आप देखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर की समस्या थी उसका सॉल्व कर लिए, जो और समस्याएं थी, मंदिर का समस्या था उसका समाधान करवा लिया। तो जो भी समस्याएं देश के सामने आएगी, प्रधानमंत्री जी देश हित में जो बाकी चीजें तो आपको फायदा पहुंचाने वाली है ना, बाकी चीजें आपको फायदा पहुंचाने वाली हैं। जाति जनगणना हो जाएगी तो जो लोकल पार्टीज है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, आप अच्छे से समझते हैं। तो अपने फायदे की चीजें तो आप करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बाकी दल कह रहे हैं उस पर कब तक गौर करेंगे, ये सवाल बड़ा है। नहीं, बाकी दल जो ये प्रस्ताव लाते हैं, इस तरह की बात करते हैं, वो वोट की राजनीति करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। हमारी पार्टी अभी ओबीसी का 27 मंत्री बना है, 11 महिलाओं को मंत्री। ये सारे लोग आज जो मिलने आए थे, वोट की राजनीति करने आए थे, को बनाया गया। ये सारे लोग जितने मिलने आपसे आए थे, ये सारे लोग जितने प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, ये वोट की खातिर आए थे। ये जातिवादी आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियां थी और आप 14 का रिजल्ट जब देखेंगे, जातिवादी शक्तियों को यहाँ की जनता ने ताला लगा दिया। और पहले तो 283 सीट दिया, अब फिर जब सरकार ने काम की, मोदी सरकार ने काम किया तो 303 सीट दिया। हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास करने वाली पार्टी है। समझा दिया आपने, समझा दिया आपने। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, अंत्योदय का था, ठीक है, अंतिम समझ गया सर, समझ गया। अर्जुन जी भी मेरे साथ है। अर्जुन जी, ठीक है, अर्जुन जी, ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई। रामसागर जी आ गई। अम्बेडकर जी को हराने का काम किया। ठीक है, ठीक है। जनसंघ ने संसद में
अम्बेडकर जी को पहुंचाने का काम किया। ठीक है सर, हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही दलितों और सर पिछड़ों सर के लिए भाषण काम नहीं करने सर, वाली है। सर चुनावी मंच में नहीं है सर, मैं अभी आऊंगा आपके पास और बताइएगा मुझे जानकारी। अर्जुन जी, आप तो ब्रेक से पहले इस बात से गदगद होते दिखाई दे रहे थे कि प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा, लेकिन राम सागर जी जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस शो में, वो कह रहे हैं कि सारे दल तो वोट की राजनीति करते हैं। अगर बीजेपी असल में ये सोच रही है कि वोट की राजनीति करते हैं तो फिर कैसे आपकी बात पूरी होगी? राम सागर जी अब जवाब ले लेते हैं, राम सागर जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, राम सागर जी जवाब ले लेते हैं, आपसे सवाल नहीं है। अर्जुन जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं रटाई रटाई चीजें इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि पिछले 30 साल से मैं पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है कि सरकारें कैसे काम करती हैं, राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं। तो आपने जो कहा कि मैं गदगद हो रहा हूँ, मैंने ये शब्द नहीं कहा। मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सुनी, उन्होंने ना नहीं कहा, उनको समय मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में आपको एक सिस्टम के तहत ही काम करना होता है। अब राम सागर सिंह जी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जातिवादी राजनीति, जी राम सागर जी मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अब आपने कहा कि बाकी जो लोग आए थे मिलने के लिए वो जातिवादी राजनीति करते हैं, तो आपके लोग आए थे इसका मतलब आप भी जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। सबकी बात नहीं किया, हमने सबकी बात नहीं किया। राम सागर जी जो आपने कहा वो सबने सुन लिया सर, अब डैमेज कंट्रोल मत करिए। राम सागर जी डैमेज कंट्रोल मत करिए, अब सुन लीजिए जो कह रहे हैं। ठीक है सर, सर लाइव शो में बैठे सर। आपने जो बात कही उससे मुझे आपत्ति थी कि आपने ये बात कही, इसलिए मैंने आपको टोक दिया कि देखिए आपके भी लोग आए थे, प्रस्ताव आपके लोगों ने ही पास किया, तो इसका मतलब आप भी जातिवादी हो गए। यदि हमारी पार्टी भी तो गड़बड़ होगी। हमारी पार्टी का जनक राम जी भी गए हैं, और जनक राम जी से मिलने के बाद हमारी मुलाकात भी है, और जनक राम जी ने कहा कि बहुत अच्छे वातावरण में वहाँ बात हुई है। राम सागर जी आप सुन लीजिए ना, राम सागर जी, राम सागर जी आप यही नहीं बोलने दे रहे जेडीयू को। अच्छी बात नहीं हुई, मैंने तो यही कहा कि अच्छे से बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने सुना, प्रधानमंत्री जी काफी सक्षम व्यक्ति हैं, वो विचार करेंगे। हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिसका कि आप जातिवादी अर्थ निकाल लें। रही बात कि इसमें आपत्ति यदि है तो फिर आपकी पार्टी के लोगों को नहीं आना चाहिए था। हम तो आपकी पार्टी है, हम तो आपके सहयोगी हैं, हमको अपनी बात रखेंगे ना। ये सब दल ने कहा था। देखिए हम भी राजनीतिक दल हैं, आप भी राजनीतिक दल हैं, हम अपनी बात तो रखेंगे ना, और कहाँ रखेंगे? प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी मैंने तो पहले ही कहा अच्छा निर्णय लेंगे, बिल्कुल वो अच्छा निर्णय करेंगे। हमें अपने प्रधानमंत्री में भरोसा होना चाहिए, बिल्कुल तो भरोसा करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए, और आगे भी अच्छा ही करेंगे देश। सर प्रधानमंत्री जी में भरोसा था तभी तो हम अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ गए, हमारे नेता प्रतिनिधि मंडल लेके प्रधानमंत्री के पास गए, तो भरोसा तो है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें हम लोग आपस में तू मैं करें। एक अच्छी चीज होनी चाहिए। देखिए आंकड़े बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं, उस हिसाब से योजनाएं बनती हैं, उस हिसाब से बजट एलोकेशन होता है, और बहुत सी चीजों की गणना होती है और होती रहनी चाहिए। बिना आप तथ्यों को जाने, बिना आप आंकड़ों को देखे, क्या घिसी पिटी जो पुरानी योजनाएं आ रही हैं उसी तरह की योजनाएं बनाते रहे? क्या उन्हीं आंकड़ों पे जो आउटडेटेड हो गए हों, मैं नहीं कह रहा था आउटडेटेड हो गए हों, लेकिन क्या आउटडेटेड आंकड़ों पे हम अपने बजट एलोकेशन करें? क्या उसके हिसाब से हम काम करें? नहीं ना। तो इसलिए ये एक डिमांड हमारे। अच्छा अर्जुन जी आपको ये नहीं लगता? प्रधानमंत्री जी, राम सागर जी सर और लोग भी हैं सर, मैं आऊंगा आपके पास। अर्जुन जी आपको नहीं लगता अपनी धुर विरोधी आरजेडी के साथ जिस विषय पे आप साथ हो गए, जहां दोनों के दिल मिलते हुए दिखाई दिए जिस विषय पे, लेकिन उसी विषय पे आपको अपने सहयोगी के साथ ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको ही समझाना पड़ रहा है, वहां पे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये एक्सरसाइज कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती जा रही है, वो भी उनकी जो साथ में आपके? नहीं देखिए कई चीजें, हम लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में हमको सबको साथ लेके चलना होता है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको साथ लिया है, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे दूसरे दल हो, और दूसरा
हम सहयोगी हैं बीजेपी के। नहीं, इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव को साथ लिया या तेजस्वी यादव की पहल पे मुख्यमंत्री साथ हुए? सर दोनों अलग अलग चीजें, मुझे समझा दीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चिट्ठी किसने लिखी? मुख्यमंत्री जी ने लिखी। साइन किसने लिया? मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो नेतृत्व तो हमारे मुख्यमंत्री जी ही कर रहे हैं ना। अख्तरुल इस्लाम तो क्रेडिट तो जेडीयू ले गई, अब क्या समझाएंगे ओबीसी को? नहीं, देखिए, हम तो धन्यवाद देते हैं, नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी। आप तो ये कहते नहीं थक रहे थे कि आरजेडी की पहल है, तेजस्वी यादव की पहल है, तेजस्वी यादव ने इनिशिएटिव लिया। अर्जुन जी तो साफ समझा रहे हैं, समय किसने लिया? बिल्कुल हम धन्यवाद दे रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के आग्रह पर, विपक्ष के आग्रह पर मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी ने समय लिया, मुख्यमंत्री जी ने जाकर वार्ता किया, इसके लिए तो धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, असल इन्होंने अभी बात का, सब लोग जानते हैं कि मंडल कमीशन, जब हमारे देश में जब मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश था कि देश में जातिगत जनगणना कराया जाए, क्योंकि मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी किया था उस वक्त उसके पास कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं था, वही पुराना 1931 के आंकड़ा पे कर रहा था, जो इसने महसूस किया कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। तभी से हमारे तमाम दल के राष्ट्रीय जनता दल इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 2011 में लालू प्रसाद जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की सहमति केंद्र की यूपीए सरकार ने लिया, जो बता रहे थे। दूसरी बात देखिए, इन लोग के साथ समस्या है, कुछ लोग बड़ी संकीर्ण सोच के हैं। जब इस देश में महिलाओं को समान अधिकार दिया गया आजादी के बाद, कुछ लोगों को आपत्ति थी। जब इस देश में दलितों को आरक्षण दिया गया तो कुछ लोगों को आपत्ति थी। जब इस देश में पिछड़े जाति को, ओबीसी को मंडल कमीशन के आधार पर जब आरक्षण देने की बात आई तो कुछ लोगों को बहुत घोर आपत्ति थी। उन्हीं लोगों को आपत्ति आज भी है कि जनगणना न होनी चाहिए, जनगणना न होनी चाहिए। वह लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वह लोग उनसे जुड़े हुए तमाम संगठन के लोग हैं, जो हर चीज का विरोध करते हैं और आज भी आपके सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहे हैं। इधर की बात, उधर की बात। वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा बीजेपी ने दिलवाया, आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं दिलवाए थे? आप केवल नाम लूटने की बात करते हैं, काम करते नहीं है। आरक्षण में फिर बीपी मंडल कमेटी का जो गठन हुआ था उसमें भी जनता शामिल था और आपके नेता लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी बीजेपी ही पहला बार मुख्यमंत्री बनाया था। राम सागर जी, सर राम सागर जी, आप सबके टर्न में बोलेंगे क्या? राम सागर जी, आप सबकी बारी में बोलेंगे? सर ऐसा मत करिए सर, ऐसा इंक्रोचमेंट मत करिए सर, दूसरों की बातों पे अतिक्रमण मत करिए सर, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए शाहीन साहब। घनश्याम जी, पूरा देश जानता है कि जब देश में मंडल कमीशन के सिफारिश पर देश के पिछड़ों को आरक्षण दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में घूम करके पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया। आज भी पिछड़ा जाति यह मांग पूरे देश का कर रहा है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वही मंडल कमीशन का सिफारिश है कि देश में जातिगत जनगणना आवश्यक है और उसी आधार पर हम लोग भी मांग करते हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। केवल और केवल इस देश में भारतीय जनता पार्टी है जो इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है। कांग्रेस से लेकर के तमाम क्षेत्रीय पार्टी, चाहे जदयू हो, जो भाजपा तो बीजेपी के लोग तो आपके साथ थे, आज बिहार बीजेपी के लोग तो आपके साथ थे। आप कह रहे हो वो नहीं चाहते ऐसा, वो तो आपके साथ गए, जनक राम जी साथ में थे। अरे बिहार में सर्वसम्मति, भाजपा में भी एक बड़ा तबका है जो यह चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन भाजपा जिसके इशारे पर चलता है, जो उसका मातृत्व संगठन है, वह नहीं चाहता है। उसी ने आरक्षण का विरोध, दलितों के आरक्षण का विरोध किया, महिलाओं को बराबरी के अधिकार का विरोध किया और ओबीसी को मिलने वाले जो मंडल कमीशन का अधिकार था उसने विरोध किया और वही आज की जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है। वही अपना भाजपा में एक तबका है तो यह चाहता है कि हो, भले वह मुखर होकर के नहीं बोल पा रहा है। बिहार में वस्तु स्थिति को देखते हुए भाजपा ने हम लोग का साथ दिया है। तमाम इसमें कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो इसमें साथ हैं, लेकिन भाजपा जिनके इशारे पर, जिनके निर्देशन पर काम करती है, वह संगठन नहीं चाहता है कि देश में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि एक पिछड़े समाज के और एक बड़ा उत्थान हो जाएगा। जिस तरह मंडल कमीशन देश में लागू हुआ तो पूरे देश में
पिछड़े जातियों में एक राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, उसी तरह अगर जातिगत जनगणना होता है तो पिछड़ी जाति में एक राजनीतिक चेतना का उदय होगा। वो अपने हक अधिकार की बात करेंगे, संख्या के अधिकार पे अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। इससे ये लोग डरते हैं या नहीं चाहते हैं कि तमाम लोगों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दलितों के लिए नहीं चाहते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन किया। ठीक है, आपकी सरकार राम सागर जी आप ही के पास आऊंगा। राम सागर जी शोर नहीं सर कुछ समझ नहीं आएगा। डिबेट आराम से चल रही है ना सर, सब बात कर पा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख पा रहे हैं सर, शोर शराबा नहीं होता यहाँ पे। अब मैं आपके पास आऊंगा, राहुल जी भी मेरे साथ हैं। राहुल जी, तो जो बात असल में आप ब्रेक से समझा रहे थे वो बात यहाँ पे चर्चा के दौरान ही प्रूफ हो गई कि बीजेपी में भी दो हिस्से हैं, एक बिहार बीजेपी और केंद्र बीजेपी, जिनमें इस बात को लेकर मतभेद है। अगर ये मतभेद है तो क्या ये स्थिति मनभेद में भी तब्दील हो जाएगी? ये बड़ा इशू होने वाला है क्या? राम सागर जी आऊंगा, आपके पास जवाब ले लूंगा। राहुल जी से एक बार रिप्लाई ले लेता हूँ। राहुल जी प्लीज बोलिए। देखिए अभी इस समय जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखिए 20 जुलाई को ही जवाब आया। हम लोगों ने जो जवाब देखा घनश्याम जी, जो संसद में जवाब था वो 20 जुलाई का जवाब था। नित्यानंद राय जी का जवाब था कि नहीं एसटी की ही गिनती होगी, बाकियों की गिनती नहीं होगी। लेकिन चलिए मान लीजिए प्रधानमंत्री एक पॉजिटिव मूड दिखा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए घनश्याम जी की श्रेय लेने की होड़ कितनी ज्यादा है अभी। अगर खुद बीजेपी के लोग भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होते हैं, सारे लोग आते हैं, अचानक से आरोप लगा दिया जाता है कि वो लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। देखिए जब भी आप इस तरह के मुद्दों को लेकर करते हैं, जाति एक भारत में सच्चाई है, जब आप आरक्षण का समर्थन करते हैं तो आप जातिगत राजनीति पे आप आते हैं और आप इसका समर्थन कर रहे होते हैं, तभी इस प्रकार के आंकड़े हम लोग को नजर आते हैं। लेकिन देखिए कुछ गंभीर मामले भी उठेंगे। अगर मान लीजिए सरकार इसके संबंध में कुछ भी निर्णय लेती है, तो अब देखिए अगर वो आंकड़े कम होते हैं या आंकड़े बढ़ जाते हैं, अगर मान लीजिए कि जो 52% एक तरह से मंडल कमीशन ने माने थे कि वो संख्या 52% है, अगर वो संख्या 52% से और ज्यादा ऊपर जाती है या फिर घट जाती है, पहले केस से ऊपर जाती है, तो फिर आपका इंदिरा साहनी केस में, मंडल केस में एक तरह से 50% का कैप लगाया हुआ है घनश्याम जी। आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 335 कहता है कि आप आरक्षण इसी हद तक दे सकते हैं जिस हद तक की दक्षता प्रभावित ना हो। 16(4) कह रहे हैं आपको आरक्षण देना। दोनों को जोड़ के जब इंदिरा साहनी केस में व्याख्या की तो उन्होंने माना कि 50% तक देंगे तो एक तरह से संवैधानिक प्रावधानों का भी पालन होगा, व्यवस्था की दक्षता में कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो फिर वो जो 13 सदस्यीय खंडपीठ का आदेश है, आप अगर कल के डेट में जिसकी भागीदारी उसकी प्रति तो जो बीजेपी आजकल नारे दे रही है, अगर इसमें आंकड़े अलग आए और आंकड़े और बढ़ गए, तब फिर आखिर उस 50% को कैप का क्या करेंगे ये? या फिर अगर संख्या 52% से ओबीसी की कम आ जाती है तो क्या ये फिर 27% से उसको नीचे घटाएंगे? तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां होंगी इनके लिए, जो अभी ये मंडल और कमंडल की राजनीति को जो एक साथ लाना चाह रहे हैं। चर्चा हो रही है जातीय जनगणना की उस मुलाकात को लेके जो आज जेडीयू समेत 11 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। हालांकि उस मुलाकात के बाद बहुत आशान्वित हैं सभी दल कि कुछ न कुछ इस मसले में जरूर निकलेगा, लेकिन उससे पहले की कशमकश क्या है ये समझने की कोशिश राम सागर सिंह भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम सागर जी बोलिए, अब आपकी टर्न है, क्या कहना चाहते थे ब्रेक से पहले आप? ब्रेक के पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी पर देश की 139 करोड़ जनता ने विश्वास किया है और उस विश्वास पर प्रधानमंत्री जी हमेशा खरे उतरे हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान का बात हो, चाहे राम मंदिर की समस्या का समाधान का बात हो, चाहे ओबीसी को पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बात हो, आज तक नहीं मिला था, चाहे दलितों को प्रमोशन में रिजर्वेशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। जब जब हमारी सरकार बनी है तो दलितों और पिछड़ों के लिए विशेष ध्यान रहता है। अभी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं, राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं। ये बातें सारी कह चुके हैं आप, ये बातें सारी कह चुके, कुछ और बताइए सर। दोहराइए नहीं सर, दोहराइए नहीं सर, दोहराव पसंद नहीं है सर, दोबारा नहीं। प्रधानमंत्री जी जो मिलने के लिए गए थे उनसे भी हमारी बात हुई है, जनक राम जी से। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे वातावरण में, घरेलू वातावरण में सबकी बातों को बहुत गौर से प्रधानमंत्री जी सुने हैं और आगे आप विश्वास करें देश हित में जो अच्छा होगा वही निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे और ये लोगों को जो निर्णय लेकर के देंगे सबका उसमें समर्थन रहेगा और जनता का भी समर्थन मिलेगा।
जातीय जनगणना आप कराते नहीं, लेकिन ओबीसी में कौन सी जातियां होंगी शामिल, ये अधिकार आप राज्य को दे देते हैं। आपको नहीं लगता कि तब तक कोई फायदा ही नहीं है जब तक जाति जनगणना नहीं होगी? आप कितनी ओबीसी जातियों को डाल दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, अब अभी ये कहना कि हम कराते नहीं है, ऐसा कहना, क्योंकि अभी तो हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है, इसलिए ये कहना कि आप नहीं कराते हैं, ये कहना गलत बात होगा ना। अच्छा, कराया आपने इससे पहले? कोशिश की? लगातार जेडीयू आपसे बात करती रही, समझाती रही, मन्नतें करती रही, आपने नहीं सुना? जेडीयू को आपने नहीं सुना? मन्नत करने का कोई जरूरत ही किसी को नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बहुत ही सोच समझ वाले लोग हैं। देश हित में जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे और देश की जनता भी उस निर्णय को पसंद करेगी, सारी पार्टियां पसंद करेगी, सारी पार्टियों से बातचीत होगी, क्योंकि ये केवल एक स्टेट का मामला नहीं है, ये जनगणना पूरे देश के लिए होता है। अर्जुन तो जी, पूरे देश के ठीक है, संदर्भ में बात होगी। अर्जुन जी, बिहार के लिए तो होना नहीं है। समझ गया। अर्जुन जी, जो देश के लिए उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। सर, इससे क्या आप ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि फैसला वही होगा जिससे मुलाकात का उद्देश्य था? क्या इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, एक जो व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत हमको भरोसा तो करना पड़ेगा। जैसे रामसागर जी की स्टेटमेंट क्या इशारा करती है सर? आदर्श बातें तो ठीक है सर। नहीं, रामसागर जी का स्टेटमेंट जो है वो जो भी इशारा करती हो, लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, ये बिहार का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है और देश के हित में जो उचित होगा। यानी आपकी बात उचित है या नहीं, इस पर संशय है। रामसागर जी रुक जाइए, रामसागर जी रुक जाइए। सर, आपकी टर्न थी, पूरा मौका मैंने आपको दिया। तो अर्जुन जी, आपकी बात उचित है या उचित नहीं है, इस पे संशय है अभी बीजेपी को? इसका मतलब देखिए, अभी थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा कि हमारी बात उचित है या अनुचित है। प्रधानमंत्री जी के पास अब निर्णय लेना है, प्रधानमंत्री जी को उसकी निर्णय लेना है, वो सक्षम व्यक्ति है। दूसरी चीज कि सचमुच ये सच्चाई है कि जब देश के लिए जनगणना हो रही है तो ये देश का मुद्दा है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब देश के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हम देश के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रामसागर जी देश के लिए काम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी योजनाएं थी जिसको बीजेपी ने अमल में लिया, केंद्र में हमारी योजनाओं को नए सिरे से लागू किया, पूरे देश में लागू किया। तो इसी तरह से हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो बात रखी है उसमें जो हमने चीजें बताई हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री को जो चीजें बताई हैं उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे। हमें प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, हमारी पार्टी को भरोसा है, हम उनके सहयोगी हैं। तो हम कोई भी बात सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे रखने में विश्वास करते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बात में सच्चाई है, हमारी बात में। आप सहयोगी दल भी हैं तो वो थोड़ा वो धर्म भी आपको निभाना है, मैं समझ रहा हूँ। शायद अख्तरुल साहब सही से समझा पाए। अख्तरुल साहब, क्या वाकई तस्वीर ऐसी है जो जेडीयू दिखाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि रामसागर जी की तरफ से तो बीजेपी का कोई और परसेप्शन समझ में आता है, आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि देखिए, ये मुद्दा राज्य स्तरीय मुद्दा नहीं है, केंद्र का मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर पर ही जनगणना होना है। और जहां तक जदयू की बात है तो हमने यह देखा है कि नीतीश कुमार जी एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आग्रह किया था प्रधानमंत्री से खुले सभा में, और कई बार उस पर विस्तार से चर्चा किया था। प्रधानमंत्री जी ने आज तक उस छोटे से आग्रह को नहीं किया, तो उस हिसाब को अभी छोड़ दीजिए आप। लेकिन स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यही अभी तक यह नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय जनगणना हो, लेकिन देश में एक नई जागृति पैदा हुई है। लोग यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनगणना होना चाहिए, यह देश के हित में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनगणना होनी चाहिए कहना है आरजेडी का। सर, मेरे पास समय इतना ही, लोकतंत्र में माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोग आए, समय निकाला, चर्चा में जुड़े। तो लगातार विपक्ष और खासकर जो दूसरे दल हैं वो ये चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, सरकार कैसे इस पर रिएक्ट करेगी? हालांकि प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान से सारी बातों को सुना है, उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन सुना बहुत गौर से है, और उनके सुनने पर जो दल मिलने गए थे उनको ढेर सारी उम्मीदें हैं। अब प्रधानमंत्री का रुख क्या रहेगा, सरकार का क्या रुख रहेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।